2 साल पहले बिफोर यूट्यूब मैं एथिकल हैकिंग पढ़ा करता था। एथिकल हैकिंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें 5 स्टेजेस होती है। डोंट वरी, मैं आपको हर स्टेज बताकर बोर नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन एक स्टेज मैं ज़रूर बताऊँगा। द वेरी फर्स्ट स्टेज, रिकॉग्निशंस। इस स्टेज में हमें अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है। 5 स्टेजेस में यह सबसे अहम स्टेज है क्योंकि यही स्टेज आपकी पूरी प्रोसेस की कठिनाइयों को तय करेगा। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इस स्टेज में इकट्ठा करते हो उसी से तय होगा कि अगली 4 स्टेजेस कितनी आसान होगी। यूजुअली टारगेट्स वर्चुअल मशीन होती है, लेकिन एथिकल हैकिंग में एक और टर्म है जिसमें टारगेट्स ह्यूमंस होते हैं, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में एक इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होता है और उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप सोच रहे होगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, तो इसे एक जानकारी कह लो, इन्फॉर्मेशन। यही जानकारी गवाह है कि जंग में जिसने सामने वाले की जानकारी हासिल की उसी ने जीत हासिल की। और हमें ये इतिहास ने बार बार बताया है, कई राज्य तबाह हो गए और कई राज्य इसी तबाही की वजह से बने। मैंने पहले भी कहा है, जीतना आसान तब होता है जब आपको पता हो कि हमला कहाँ करना है। इसी कहा के लिए जासूस बनाए गए। हर जासूस का इकलौता काम होता है अपने दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और वही जानकारी अपने मालिक तक पहुंचाना। सदियां बीती, कई सियासतें खत्म हुई, नए देश बने, लेकिन आज भी लगभग सभी देश अपने अपने जासूस रखते हैं जिससे कि वो अपने दुश्मनों पर नज़र रख पाए। आज भी जासूस है क्योंकि आज भी जानकारी उतनी ही अहमियत रखती है। इसी जानकारी के बारे में आज हम जानेंगे। जानता हूँ इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो चुका है, जानकारी जो देनी थी। "48 लॉज ऑफ पावर", लॉ 14। हमें हमारे दुश्मनों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है क्योंकि जानकारी हर बार आपको आपके दुश्मनों से आगे रखती है। जानकारी के लिए जासूस का इस्तेमाल कीजिए या फिर उससे भी बेहतर, मौका मिलने पर खुद जासूस बन जाइए। सामाजिक मौक़ों पर जहां आप अपने दुश्मनों के साथ होते हैं वहां सतर्क रहिए। कुछ ऐसे सवाल या फिर कुछ ऐसे जवाब रखिए जिनकी शांतता भरने के लिए सामने वाला ज़रूर मुंह खोलेगा। ऐसे संवाद यकीनन अहम जानकारी का जरिया बन सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल कीजिए, अपनी जीभ को आज़ादी मत दीजिए क्योंकि जानकारी आपकी जीभ भी उगल सकती है। जीभ पर महारत और संवाद में कुशलता। चलिए टेलीरैंड का एग्जाम्पल देखते हैं। टेलीरैंड की पूरी ज़िंदगी में लोग उसे काफ़ी अच्छा संवाद करता समझते थे। हालांकि वो काफ़ी कम बोलता था, लेकिन हाँ, वो सुनना काफ़ी अच्छे से जानता था। फॉरेन डिप्लोमेट्स के लिए वो सोशल गैदरिंग अरेंज करता, वो उनका पूरा सम्मान करता, सिंसेरिटी से बिहेव करता, अपने शब्दों का खास ख्याल करके वो सामने वाले का भरोसा जीत लेता और उसी भरोसे से उनसे महत्वपूर्ण जानकारी निकलवाता। 1814 में उसने काफ़ी खास तरीके अपनाए। वो बातों ही बातों में सामने वाले से कुछ ऐसी चीज़ें कह देता कि सामने वाले को लगता कि टेलीरैंड ने उसे कोई सीक्रेट बताया हो, हालांकि वो सीक्रेट उसी का बनाया होता। इसके बाद वो सुन रहे लोगों के हाव भाव को परखता, उनकी बातों पर ध्यान देता। वो कहेगा कि मुझे एक गुप्त जानकारी पता चली है, रसिया का सरदार अपने जनरल को अरेस्ट करने वाला है। फिर वो सामने वाले की बातों से ही समझ जाता कि रसिया की कमज़ोरी के लिए कौन कौन उत्सुक है। बैरन स्टेटन ने टेलीरैंड के बारे में काफ़ी दिलचस्प बात कही थी। खिड़की से कौन कूद सकता है ये जानने के लिए टेलीरैंड आसमान में गोली चलाएगा। सोशल इवेंट्स और फंक्शंस पे खास ख्याल रखिए, जानिए कि लोग क्या कह रहे हैं।
इससे ना सिर्फ आप जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे बल्कि उसी जानकारी से आप उनका आईना बन सकते हैं, जिससे कि आप अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा सके। लेकिन इसमें सावधानी बरतिए। अगर लोगों को पता चल गया कि बातों की आड़ में आप जानकारी निकलवा रहे हैं तो वो आपको अवॉइड करेंगे। नज़ाकत से बात करना सीखिए। अपने अपीयरेंस पे काम कीजिए। खूबसूरत चेहरों पर लोग अक्सर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन या फिर स्पाइस ऐसी चीज़ें सिर्फ पॉलिटिक्स या फिर कंट्रीज़ के लिए यूज़फुल है। इंडिविजुअल लेवल पर इसका कोई यूज़ नहीं। और सच कहूँ तो बहुत हद तक ये बात सच भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लो आपके लिए यूज़लेस है। क्यों ना एक और एग्जांपल से समझे जाए। जोसेफ डुवन। उन्नीस सौ 4 से 1940 तक डुवन ने अकेले ने अमेरिका के लाखों के आर्ट मार्केट पर कब्जा बना रखा था। इसमें कोई शक नहीं था कि जोसेफ डुवन उस वक्त के सबसे बेहतर आर्ट डीलर में से एक था। लेकिन एक शख्स था जो कि डुवन की क्लाइंट लिस्ट से बहुत दूर था। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रू मेलन। दरअसल एंड्रू ने डुवन के बारे में कुछ बातें सुन रखी थी जो कि सच नहीं थी, लेकिन एंड्रू को डुवन से दूर रखने के लिए काफ़ी थी। डुवन के दोस्त उसे काफ़ी बार बताते हैं कि एंड्रू तुमसे आर्ट नहीं खरीदेगा, उसमें बहुत अकड़ है, इसलिए उसका तुमसे कोई आर्ट पीस खरीदना लगभग नामुमकिन है। तब भी डुवन अपने दोस्तों को जवाब देता है, एंड्रू ना सिर्फ मुझसे खरीदेगा बल्कि सिर्फ मुझसे ही खरीदेगा। अगले कुछ सालों तक डुवन ने एंड्रू पर नज़र रखी, उसके स्टाफ से जानकारी निकलवाई, उसकी आदतों को समझा, उसकी पसंद नापसंद को हर चीज़ को ध्यान में लिया। एंड्रू की बीवी के बाद डुवन ही था जो उसके बारे में इतनी जानकारी रखता था। 1921 में एंड्रू लंदन के कैंडलिज होटल के तीसरे फ्लोर पर रुका था। डुवन भी उसी होटल के दूसरे फ्लोर पर रूम बुक करता है। एंड्रू के सर्वेंट से पता करता है कि वो कहाँ जाने वाला है। जैसे ही एंड्रू लिफ्ट में जाता है, दूसरे फ्लोर पर उसकी मुलाकात डुवन से होती है। हाउ डू यू डू मिस्टर मेलन? डुवन कहता है, मैं नेशनल गैलरी जा रहा था, कुछ तस्वीरें देखनी थी। एंड्रू जवाब देता है। इस पर डुवन कहता है, क्या इत्तेफाक है, मैं भी वहीं जा रहा था, क्यों ना हम साथ चलें? एंड्रू हाँ कह देता है और वो दोनों नेशनल गैलरी जाते हैं। डुवन की सालों की जानकारी की वजह से वो एंड्रू को बहुत अच्छे से जानता था। घूमते वक्त एंड्रू सिर्फ डुवन को सुन रहा था। अपनी और डुवन की पसंद में दिखी समानता की वजह से एंड्रू चौंक चुका था। उसे डुवन चार्मिंग और टेस्टफुल इंसान लगा, वैसा तो बिल्कुल नहीं जैसा उसने सुन रखा था। जब एंड्रू मेलन न्यूयॉर्क में वापस आया तो वो डुवन की गैलरी को विजिट करता है और उसे वहाँ डुवन का कलेक्शन काफ़ी पसंद आता है। एंड्रू को लगा कि ये कलेक्शन बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे पसंद है, इस बात से बेफिक्र कि डुवन ने वो कलेक्शन सिर्फ उसी के हिसाब से बनाया था। उस वक्त से एंड्रू मेलन जोसेफ डुवन का एक जनरस क्लाइंट बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो स्टॉकिंग हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सर्वाइवल हुआ। डुवन बेवजह एंड्रू पर नज़र नहीं रख रहा था। इट वॉज द इंफॉर्मेशन ही वांटेड एंड इंडीड इट वॉज दिस इंफॉर्मेशन दैट मेड मेलन हिज क्लाइंट। जैसा कि शुरुआत में कहा था, इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल। चलो एक और जनरल एग्जांपल। एज्यूम कि आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आप ऐसे ही अगर नॉर्मल कैंडिडेट की तरह अप्रोच करेंगे तो वह काफ़ी आम बात होगी, जो कि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस को कम रखती है। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नोज़ कि हर इंटरव्यू में कुछ सवाल कॉमन होते हैं, जैसे कि आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं या फिर हमारी कंपनी आपको कंसीडर क्यों करे। यू गेट द पॉइंट। अगर आप इंटरव्यू से पहले उस कंपनी के बारे में या फिर इंटरव्यूज़ के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर पाए और ऐसे ही आम सवालों में उसका इस्तेमाल कर पाए तो यकीनन बाकी लोगों की तुलना में आप एक इम्प्रेशन बना लोगे। बेसिक ह्यूमन नेचर है कि वी फियर द अननोन, और इसी अननोन फीलिंग को इन्फॉर्मेशन कम करती है।
इन्फॉर्मेशन यकीनन अहम चीज़ है, बस एक प्रॉब्लम है, इन्फॉर्मेशन कैन बी मैनिपुलेटेड। इसीलिए इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी का खास ख्याल कीजिए और दूसरे हाथ अपनी इन्फॉर्मेशन का खास ध्यान रखिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन की सदी में हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। इसका इस्तेमाल वो आप ही के खिलाफ करेंगे। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि दिन पे दिन सोशल मीडिया ज़्यादा एडिक्टिव क्यों बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सोशल मीडिया खास आपके लिए तैयार हो रहा है। आपकी पसंद नापसंद ये सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो एल्गोरिदम होता है। तो एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, एल्गोरिदम आपके लिए नहीं है, बल्कि आप उस एल्गोरिदम का एक हिस्सा है। सोशल मीडिया एक काफ़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है इन्फॉर्मेशन की पावर को समझने के लिए। इफ़ यू वांट डिटेल वीडियो ऑन दिस टॉपिक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। उम्मीद है कि आप जानकारी की अहमियत को आप समझ चुके होंगे, और अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नहीं, रहने दो। वैसे भी क्या ही करोगे आप इस जानकारी का।